हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करेंगे इडियम्स को लेकर के। आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग टॉप 20 इडियम्स के बारे में बात करेंगे जो कि एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट होंगे। वो चाहे एग्जाम्स एसएससी का हो, वो बैंक का हो, वो सीडीएस हो, सीपीएफ हो, या और भी वैसे एग्जाम्स हो जिसमें कि इंग्लिश एक पेपर होता है। ये सभी इडियम्स हमारे डेली लाइफ से भी जुड़े हुए हैं। मतलब अगर आपको एग्जाम्स की तैयारी नहीं भी करना है और केवल इंग्लिश को इंप्रूव करना है तो भी ये इडियम्स काफी कारगर साबित होने वाले हैं। तो चलिए, आज की इस वीडियो सेशन में हमारा फर्स्ट इडियम है, ठीक है ना, डू ह्यूमन सर्विस। मतलब यदि वर्ब की जरूरत है तो हम डू लगा सकते हैं अथवा हम इसे छोड़ सकते हैं, और अगर बिना वर्ब का बनाना है तो ह्यूमन सर्विस का हम सीधे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए डू को अंडर ब्रैकेट में रखा गया है। मतलब डू जरूरी नहीं है, अब आपको जैसा यूज करना है आप ऐसा कर सकते हैं। चलिए, ह्यूमन सर्विस का मतलब क्या होता है? सेवा देना, है ना, जरूरत के समय बड़ी सहायता देना, ये ह्यूमन सर्विस का मतलब होता है। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन इसका क्या है, तोड़ के लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? वेरी गुड सर्विस। ह्यूमन सर्विस का मतलब होता है, ये तो इडियम है, अब इसको तोड़ के लिखा जा रहा है। तो वेरी गुड सर्विस या यूजफुल सर्विस इन नीड, जब आपको जरूरत पड़ती है उस समय जो आपको यूजफुल सर्विस जो दी जाती है, सेवा दी जाती है, उसको ह्यूमन सर्विस कहते हैं। अब इस पर सेंटेंस को थोड़ा सा देख लिया जाए कि ह्यूमन सर्विस का हम एक सेंटेंस के भीतर कैसे इस्तेमाल करेंगे। हमें कहना है कि भारतीय जो सेना है वो हमेशा प्राकृतिक आपदा के समय सहायता देती है, हमको ऐसा लिखना है। सहायता दी है, हमको ऐसा लिखना है कि हमको लिखना है कि सेना ने आपदा काल में, प्राकृतिक विपत्ति में सहायता दी है। हमको इस तरह से लिखना है कि सेना ने, ठीक है ना, प्राकृतिक आपदा के दौरान चलिए सहायता की है, सेवा दी है। हमको जो लिखना है सहायता या सेवा की है, सेवा दी है, जो आप लिख दे। चलिए, हमको ऐसा लिखना है कि, है ना, सेना ने प्राकृतिक आपदा के दौरान सहायता दिया है, सेवा दिया है। ठीक है ना, कैसे हम लोग इसको देख रहे हैं कि यूजफुल सर्विस इन नीड। चलिए, अब इसको थोड़ा सा इडियम्स का यूज करके हमें इस वाक्य को बनाना है। चलिए, सेना ने, चलिए पहले इतना बनाते हैं तो ये वाक्य परफेक्ट टेंस का है। चलिए, हम कैसे इस्तेमाल करेंगे? द आर्मी, चलिए द आर्मी हैज, चलिए अब यहाँ दी है, परफेक्ट टेंस है, ठीक है ना। चलिए, हैज डन, है ना, यह जो डू है ना वो V3 में बदला तो डन। चलिए, ह्यूमन सर्विस, कौन सा सर्विस भाई? ह्यूमन सर्विस। चलिए ड्यूरिंग, अब है कि आपदा काल के दौरान, यही है ना बात। चलिए ड्यूरिंग, चलिए लिख सकते नेचुरल, है ना, प्राकृतिक आपदा के लिए क्या लिखेंगे? नेचुरल डिजास्टर्स। तो हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। ह्यूमन सर्विस का मतलब होता है बहुत अच्छा सर्विस, जरूरत के समय दिया गया सेवा। चलिए, इडियम नंबर 2 में आते हैं, वेल डिस्पोज्ड टू। देखिए, अगर आप किसी चीज के प्रति वेल डिस्पोज्ड टू हैं, यानी कि आप उसके प्रति अच्छा आइडिया अच्छा विचार रखते हैं, मतलब आपका झुकाव उस चीज की तरफ होता है। ठीक है ना, अगर आप किसी के प्रति, अगर आप वेल डिस्पोज टू हैं, यानी कि आप उसके फेवर में बात सोचते हैं, आप उसके प्रति पॉजिटिव थॉट रखते हैं। चलिए, किसी के प्रति अच्छा विचार रखना, अच्छा नजरिया होना या अच्छा नजरिया रखना किसी चीज के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति। चलिए, एक्सप्लेनेशन इसका क्या है? हैविंग ए गुड ओपिनियन ऑफ, किसी चीज के प्रति अगर आप अच्छा आइडिया रखते हैं, अच्छा विचार रखते हैं, मतलब आप उसके लिए हाँ कहते हैं, तो आप उसके प्रति वेल डिस्पोज्ड टू हैं। जैसे कि देखिए, भारत का क्या स्टैंड है? शुरू से ही भारत का स्टैंड है कि किसी तरह के विवाद को सुलझाने के लिए भारत द्विपक्षीय वार्ता के पक्ष में रहता है। हमको ऐसे कहना है कि भारत जो है पक्षधर है। पक्षधर मतलब उसका फेवर में बात करता है, उसके प्रति अच्छा आइडिया रखता है। हमको कहना है कि भारत, ठीक है ना, चलिए मुद्दों को सुलझाने के लिए चलिए द्विपक्षीय वार्ता, है ना, द्विपक्षीय वार्ता का पक्षधर है। पक्षधर का मतलब है कि इस द्विपक्षीय वार्ता के प्रति भारत का एक अच्छा थॉट है। ठीक है ना, पक्षधर है मतलब उसका पक्ष लेता है। चलिए, पक्षधर, हमको ऐसा सेंटेंस बनाना है और हमें इस्तेमाल करना वेल डिस्पोज्ड टू का। ठीक है, चलिए बात क्लियर है। तो चलिए, इंडिया इज, कैसे इसको डील किया जाएगा? इंडिया इज, चलिए किसी के प्रति अच्छा नजरिया रखना, अच्छा विचार रखना, तो हम कैसे लिख सकते हैं? वेल डिस्पोज्ड टू,
चलिए बायलैटरल डायलॉग, ठीक है ना, द्विपक्षीय वार्ता का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, बायलैटरल टॉक्स भी हम लिख सकते हैं। बायलैटरल मतलब द्विपक्षीय, जैसे कि भारत चाइना है, भारत पाकिस्तान है, बायलैटरल टॉक्स, ठीक है ना। चलिए किस बात के लिए, है ना, इंडिया इज वेल डिस्पोज्ड टू बायलैटरल टॉक्स फॉर, है ना, या हम ऐसे लिख सकते हैं टू रिजॉल्व, है ना, चलिए सुलझाने के लिए वर्ड क्या है, टू रिजॉल्व द इश्यूज, टू रिजॉल्व द इश्यूज। तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट रहा वेल डिस्पोज्ड टू का। चलिए हम लोग आगे बात को बढ़ाते हैं, विद इन एंड एस ऑफ। देखिए अगर आप किसी चीज के काफी नजदीक आ गए हैं तो आप उसके, है ना, एस, है ना, आप उसके विद इन एस हैं, आप मतलब विद इन एस का मतलब क्या होता है, काफी नजदीक होना, वेरी क्लोज टू, आप उसके काफी नजदीक जा चुके हैं। इसका मतलब विद इन एस ऑफ का मतलब ये होता है कि काफी नजदीक। हमको कहना है कि वो मौत के काफी नजदीक था, वो मौत के काफी नजदीक आ गया, हमको ऐसा लिखना है। कोई व्यक्ति है मौत के काफी नजदीक आ गया, हमको ऐसा लिखना है। हम कैसे लिखेंगे, ही केम टू विद इन, या हम सॉरी ही केम, टू हटा देते हैं, टू का यहाँ जरूरत नहीं है, ही केम हम ऐसे लिख सकते हैं, ही केम विद इन, इस चीज को ऐसे लिखा जा सकता है, ही केम विद इन एन एस ऑफ डेथ, ठीक है ना। कोई व्यक्ति है और वो मौत के काफी करीब आ गया। चलिए तो ये है एन एस ऑफ। देखिए हमको कहना है कि वो जीत के काफी करीब था, वो जीत के काफी करीब आ गया, लेकिन अंतिम समय में जाकर के वो लुढ़क गया, असफल हो गया, हमको ऐसे कहना है। चलिए कैसे लिखेंगे, ही केम विद इन। चलिए एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल आपको इडियम को समझने में काफी कारगर साबित होंगे। केवल ऐसे रटने से बात नहीं बनेगा, आप उसके एग्जाम्पल को देखिए कि एग्जाम्पल में कैसे उस पर्टिकुलर इडियम का यूज किया गया है। ही केम विद इन एन एस ऑफ, ठीक है ना, विनिंग द रेस। चलिए विनिंग द रेस, इसका हिंदी क्या निकलेगा, चलिए आप इसका हिंदी निकालिए। वो दौड़ को, है ना, जीतने के काफी करीब आ गया, बट है ना, फाल्टर्ड, लेकिन चुक गया, है ना, फाल्टर्ड, है ना, एट द लास्ट मोमेंट, लेकिन अंतिम समय में जाकर के वो चुक गया, मतलब कि वो रेस को नहीं जीत पाया, है ना। फाल्टर का मतलब होता है चुक जाना। तो ये है विद इन एन एस ऑफ, मतलब अगर कोई चीज अगर विद इन एन एस ऑफ है तो उसके काफी वो नजदीक है, वेरी क्लोज है। चलिए अब है वेदर द स्टॉर्म, है ना, हमारा नेक्स्ट इडियम है नंबर 4, वेदर द स्टॉर्म। वेदर द स्टॉर्म का मतलब क्या होता है, कठिन परिस्थितियों से सफलतापूर्वक निकल जाना, कठिन परिस्थितियों को झेल लेना। अगर आप कठिन परिस्थितियों को झेल लेते हैं तो आप वेदर द स्टॉर्म करते हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन किस तरह से है, टू कम थ्रू ए डिफिकल्ट सिचुएशन या डिफिकल्ट एक्सपीरियंस। आप किसी डिफिकल्ट सिचुएशन से कम थ्रू हो जाते हैं, उससे निकल जाते हैं सक्सेसफुली, तो आप उसके वेदर स्टॉर्म करते हैं। इसको तोड़ के हम कैसे, दूसरा तरीका से कैसे लिखेंगे, सर्वाइव बैड सिचुएशन, आप किसी बुरे परिस्थिति से बचकर निकल जाते हैं, ठीक है ना। इंड्योर, अगर एक सिनोनिम्स लिखे तो इंड्योर या विथ स्टैंड, ये एक वर्ड है विथ स्टैंड, मतलब सह लेना कठिन परिस्थितियों को। हमको कहना है कि वो बहादुर है, वह कोई व्यक्ति बहादुर है और वो जरूर कठिन परिस्थिति से निकल जाएगा, हमको ऐसा कहना है ना। वो इतना बहादुर है कि वो कठिन परिस्थिति से निकल जाएगा। हम कैसे लिखेंगे, ही इज ब्रेव एनफ, ठीक है ना, टू वेदर, है ना, ही इज ब्रेव एनफ टू वेदर द स्टॉर्म। इसका मतलब क्या है कि वो इतना बहादुर है कि वो कठिन परिस्थिति से सक्सेसफुली वो निकल जाएगा। तो ये जो चीज है ये वेदर द स्टॉर्म है। चलिए बहुत अच्छा इडियम है, पेपर में नित्य प्रतिदिन आप इसको देखेंगे, इन द वेक ऑफ। ये सारे जितने भी इडियम्स की चर्चा हो रहे हैं, विद इन एन एस ऑफ, वेदर द स्टॉर्म, ये सारे आपको, अगर आप इंग्लिश में कुछ भी पढ़ते हैं तो आपको ये जरूर और जरूर मिलेंगे। मतलब कहने का तात्पर्य है कि इडियम्स का संबंध सिर्फ एग्जाम तक ही नहीं है, वो बियॉन्ड एग्जाम्स तक भी, बियॉन्ड एग्जाम्स वो अपने वैल्यू रखता है। चलिए कह रहे कि इन द वेक ऑफ, इन द वेक ऑफ का मतलब क्या होता है, कोई जैसे कि कोई घटना घटा और इस घटना के परिणाम स्वरूप यदि कोई चीज होता है तो वो इन द वेक ऑफ होता है, ठीक है। चलिए के उपरांत, के परिणाम स्वरूप इसका मतलब होगा, ठीक है ना। इन द वेक ऑफ का मतलब क्या होता है, के परिणाम स्वरूप। चलिए एक्सप्लेनेशन क्या है, फॉलोइंग, है ना, आफ्टरमाथ और एज ए रिजल्ट ऑफ। आफ्टरमाथ का तो समझिए कि ये पेपर में ये वर्ड छाया रहता है ना, इन द वेक ऑफ, आफ्टरमाथ, ये सब तो वर्ड छाया रहते हैं। हमको लिखना है बम धमाकों के परिणाम स्वरूप या बम धमाकों के उपरांत, ठीक है ना। चलिए हमको कहना है बम धमाकों, ऐसा ही होता है, रियल भी तो यही है, रियलिटी भी तो यही है कि ऐसा ही होता है। बम धमाकों के, है ना, उपरांत, है ना, सुरक्षा बढ़ा दिया गया, सुरक्षा बढ़ा दिया गया। चलिए
ऐसा ही होता है कि बम धमाका जब हो जाता है तब जाकर सुरक्षा को स्टेप अप किया जाता है। बम धमाकों के उपरांत सुरक्षा बढ़ा दिया गया, बस दिया गया, हमको बस इतना सिर्फ बनाना है। कैसे लिखेंगे? द सिक्योरिटी, इसको कैसे लिखेंगे? द सिक्योरिटी, चलिए बढ़ा दिया गया। वाक्य पैसिव में बनेगा वाज, एक फ्रेज है बीफ अप, ठीक है ना। अगर आप किसी को बीफ अप करते हैं आप उसको बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। बीफ अप का मतलब बढ़ाना, विशेष तौर पर इसका जो यूज होता है वो सिक्योरिटी के मामलों में होता है, ठीक है ना। द सिक्योरिटी वाज बीफ्ड अप, चलिए इन द वेक ऑफ के उपरांत है ना, हमको लिखना है इन द, चलिए इन द वेक ऑफ, इन द वेक ऑफ, चलिए बम ब्लास्ट, इन द वेक ऑफ बम ब्लास्ट। चलिए तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इन द वेक ऑफ काफी यूज में आने वाला एक इडियम है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बाय या इन वर्च्यू ऑफ, देखिए कहना है के कारण, के चलते, के बदौलत, के जरिए। अगर ऐसा आपको बात करना है तो इसके लिए ना कई और कई इडियम्स है। अगर कहना है के चलते, के बदौलत, है ना, के कारण, के जरिए, हमको ऐसे कहना है। इस तरह की बहुत सारी बातें हमें कहनी होती है अपने डेली लाइफ में। तो इसके लिए क्या क्या इडियम्स है? चलिए एक तो आप देख रहे हैं बाय या इन वर्च्यू ऑफ, इसको और भी बना सकते बिकॉज ऑफ, इसको और भी तरीके से बना सकते ऑन अकाउंट ऑफ, बाय मीन्स ऑफ, बाय डिंट ऑफ, थैंक्स टू। ये सभी के सभी इडियम्स हैं जिसका मतलब होता है कि बदौलत, के जरिए, ठीक है ना। चलिए हमको कहना है, किसी के बारे में कहना है कि वह अपने भाग्य के बदौलत जॉब पाया, मतलब प्रतिभा के मुकाबले, प्रतिभा के मुकाबले अपने भाग्य के बदौलत जॉब पाया, मतलब उसके भाग्य ने मदद किया। चलिए हमको कहना है कि प्रतिभा के मुकाबले ना, प्रतिभा के बजाय हमको ऐसे कहना है, अपनी प्रतिभा के बजाय, अपनी प्रतिभा के बजाय, ठीक है ना, उसने अपने भाग्य के बदौलत, अपने भाग्य के बदौलत, है ना, चलिए नौकरी पाई। हमको ऐसा कहना है किसी को नौकरी लगा तो प्रतिभा को उसमें रोल नहीं था, उसमें उसके भाग्य का रोल था। चलिए इसको बनाना है। चलिए पहले उसने अपनी, है ना, चलिए उसने कहना है कि अपनी प्रतिभा के बदौलत, उसने अपने भाग्य के बदौलत, है ना, प्रतिभा के बजाय उसने अपने भाग्य के बदौलत नौकरी पाई। चलिए उसने पहले नौकरी पाई, कैसे लिखेंगे? ही गॉट द जॉब। चलिए इसको थोड़ा सा देखा जाए, ही गॉट द जॉब। चलिए किसके बदौलत? पहले इसको देख लेते हैं, इन और बाई, हम दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं जैसे हमारी इच्छा। चलिए बाई का प्रयोग करते हैं, बाई वर्च्यू ऑफ, बाई सॉरी, बाई वर्च्यू ऑफ, चलिए लक, बाई वर्च्यू ऑफ लक, रैदर देन, किसके बजाय? रैदर देन, है ना, हिज, यहां एक छूट गया है, हिज लक रैदर देन हिज टैलेंट, rather than his talent। चलिए तो हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो जब आपको कहना कि बाय वर्च्यू ऑफ, क्या कहने के लिए? के कारण, के चलते, के बदौलत। तो इस बात को कहने के लिए बाय वर्च्यू ऑफ के अलावा भी बहुत सारे इडियम्स हैं, है ना, बाय मीन्स ऑफ, बाय डिंट ऑफ, थैंक्स टू, आप ये सारे वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सभी के सभी यूज वाले वर्ड्स हैं। वैसे सारे वर्ड्स को दिया गया है जो कि आपको बारंबार देखने को मिलेंगे। आइए इडियम नंबर 7 में, वेस्टेड इंटरेस्ट, ठीक है ना। देखिए यदि आप कोई काम करते हैं और उस काम को करने में आपका अपना स्वार्थ होता है, ठीक है ना, तो इसको कहते हैं वेस्टेड इंटरेस्ट, मतलब निजी स्वार्थ। आप कोई काम करते हैं और उस काम का स्वार्थ आपका स्वार्थ है, मतलब वो काम आप क्यों करते हैं? क्योंकि काम में आपका स्वार्थ छिपा हुआ है, तो उसको कहते हैं वेस्टेड इंटरेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है। देखिए अभी हाल फिलहाल में विपक्ष ने आरोप लगाया है कि सरकार ये जातीय जनगणना क्यों कर रही है? क्योंकि सरकार का इसमें अपना स्वार्थ है। सरकार अपने वोट बैंक पर नजर डालना चाहती है, नजर रखना चाहती है, वोट बैंक को और कंसोलिडेट, मजबूत करना चाहती है। तो सरकार को पता कैसे चलेगा कि उसके वोट बैंक के कितने लोग हैं? तो इसी कारण से, है ना, राज्य में, है ना, कास्ट सेंसस किया गया, ऐसा मतलब विपक्ष का कहना है, ठीक है ना। ये बात जो है ना, ये विपक्ष का बात है, ये हमारी बात नहीं है। हम इसको कैसे लिखेंगे? विपक्ष आरोप लगाया, ठीक है ना, कि सरकार निजी स्वार्थ के चलते, है ना, जातीय जनगणना किया। हमको ऐसा कहना है, कैसे लिखेंगे? द ऑपोजिशन एलेजेस, है ना, पेपर इसी तरह से लिखता है ना, ये पेपर की शैली है, इसी तरह से लिखता है, दैट, ठीक है ना। चलिए देयर इज, ठीक है ना, सम वेस्टेड इंटरेस्ट, दैट देयर इज सम वेस्टेड इंटरेस्ट
vested interest है ना इन कंडक्टिंग चलिए कास्ट सेंसस, इन कंडक्टिंग कास्ट सेंसस है ना बाय द गवर्नमेंट। चलिए इसका हिंदी क्या निकलेगा कि विपक्ष आरोप लगाता है कि माना कि सरकार द्वारा जो जातीय जो जनगणना किया गया है, ठीक है ना, उसमें कुछ निजी स्वार्थ है ना, पर्सनल इंटरेस्ट है। चलिए तो ये वेस्टेड इंटरेस्ट काफी ये इंपॉर्टेंट इडियम है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कर है क्या, ऑन या टू द वर्ज ऑफ। देखिए अगर आप किसी के वर्ज पर हैं, आप उसके काफी करीब जा चुके हैं और आप उसके मुहाने पर जा चुके हैं, आप उसके कगार पर जा चुके हैं, हमको ऐसे कहना है, ठीक है ना। चलिए बहुत नजदीक है ना कि कगार पर किसी है ना स्थिति के बिल्कुल करीब होना, ये होता है ऑन द वर्ज ऑफ, ठीक है ना। ऑन के जगह पर हम टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों में से हम किसी प्रीपोजिशन को यूज कर सकते हैं जैसे हमारा चॉइस हो। चलिए वेरी नियर है। चलिए अब इसको कहना है कि वो रोने ही वाली थी, मतलब आंख में से आंसू तो निकल ही जाते, आंख में आंसू मतलब डबडबा गए थे, आप ऐसे समझिए, और आंसू अब जस्ट निकलने के कगार पर थे, हमको ऐसे कहना वो रोने ही वाली थी। चलिए वह रोने ही वाली थी, हमको कहना है वो रोने ही वाली थी। चलिए देखिए ये जो वाक्य है ना, हम इसको बनाना चाहते हैं ऑन द वर्ज ऑफ का इस्तेमाल करके, यानी कि वो रोने के कगार पर थी, रोने के मुहाने पर थी, एकदम बहुत करीब आ चुकी थी, ठीक है ना। कैसे लिखेंगे, सी वाज ऑन द वर्ज ऑफ, ठीक है ना। चलिए ऑफ टीयर्स, देखिए ये जो चीज है थोड़ा घुमाकर बनाया गया है। अगर हमको कहना है कि भारत सुपर पावर होने के एकदम मुहाने पर आ गया है, एकदम नजदीक आ गया है, मतलब अब कभी भी वो सुपर पावर बन सकता है, ये जस्ट एग्जांपल के रूप में हम इसको देखना चाहते हैं। कैसे लिखेंगे, इंडिया इज है ना ऑन द वर्ज ऑफ, है ना कि मुहाने पर काफी नजदीक हो जाना, ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग, बिकम का मतलब होना, चलिए ऑन द बिकमिंग है ना सुपर पावर, चलिए बिकमिंग ए सुपर पावर। तो हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट रहा। अगर कोई चीज अगर ऑन द वर्ज है तो वह काफी नजदीक है। चलिए टर्न समथिंग अपसाइड डाउन, इसका मतलब क्या होता है, अगर आप कोई चीज को अपसाइड डाउन करते हैं, ठीक है ना, एकदम पलट देते हैं, है ना, चीजों को उलट पुलट कर देना, अव्यवस्थित कर देना, सारा चीज एकदम तीतर बीतर कर देना किसी चीज को खोजने के क्रम में। जब आप कोई चीज खोजते हैं और आपको नहीं मिलता है तो सारा चीज आप इधर उधर कर देते हैं, तो इसी को कहते हैं टर्न समथिंग अपसाइड डाउन, मतलब चीजों को उलट पुलट कर देना, अव्यवस्थित कर देना। चलिए एक्सप्लेनेशन क्या है, टू मेक ए प्लेस वेरी अनटाइडी, काफी गंदा कर देना, चीज अस्त व्यस्त कर देना। हमको लिखना है कि चोर जो है वो घर को पूरा अस्त व्यस्त कर दिए, हमको ऐसा लिखना है ना, जो चोर है वो घर को पूरा अस्त व्यस्त कर दिए। कैसे लिखेंगे, द थीव्स चलिए हैव, चलिए इडियम कहां से स्टार्ट होता है, टर्न से स्टार्ट होता है, तो हैव के कारण V3 आएगा, हैव टर्न्ड द हाउस, चलिए कौन सा डाउन, अपसाइड डाउन, कौन सा डाउन करना है, अपसाइड डाउन करना है, ठीक है ना। चलिए हैव टर्न्ड द हाउस, ठीक है ना, अपसाइड डाउन। इसका हिंदी क्या निकलेगा, इसका हिंदी ये निकलेगा कि चोरों ने घर को पूरा तहस नहस कर दिया है, मतलब कि सारा सामान इधर उधर फेंक दिया है। चलिए तो ये है आपका अपसाइड डाउन। चलिए हम लोग आते हैं अब अगला इडियम में, अप द क्रीक। अप द क्रीक का मतलब क्या होता है, देखिए कोई चीज अगर अप द क्रीक है तो इसका मतलब है कि वो चीज संकट में है, ठीक है ना, वो चीज संकट में है। इन ए डेंजरस सिचुएशन, इन ए वेरी बी इन सीवियर डिफिकल्टी, बहुत ही संकट में होना। देखिए भाई यदि मुझे जॉब नहीं मिलता है तो मैं संकट में चला जाऊंगा, हमको ऐसा बात बनाना है बी अप द क्रीक का इस्तेमाल करके। यदि जॉब नहीं मिलता है तो मैं एकदम संकट में चला जाऊंगा। कैसे इसको लिखूंगा, इफ आई डोंट गेट ए जॉब सून, यदि मुझे जल्दी एक जॉब नहीं मिलता है, आई विल बी अप द क्रीक, तो मेरी संकट बढ़ जाएगी, मैं संकट में चला जाऊंगा। तो ये चीज है बी अप द क्रीक। यदि कोई चीज अगर बी अप द क्रीक है तो इसका मतलब है कि वो संकट में है। चलिए 11 नंबर में आते हैं, टर्न द कॉर्नर। इसका मतलब क्या होता है, कठिनाई से उबरना। यदि कोई चीज यदि टर्न द कॉर्नर होता है यानी कि वो कठिनाई से उबर जाता है, टू ओवरकम ए डिफिकल्टी, ठीक है ना, टू रिकवर या टू ओवरकम, ये सारी इसके सिनोनिम्स है। चलिए हमको लिखना है क्या कि जो कंपनी है वो संकट से उबर गई है और अब चीज सुधर रहे हैं। अगर हमको ऐसे लिखना है, हम कैसे लिखेंगे, द कंपनी हैज, हमको ऐसे लिखना है, द कंपनी हैज
है ना, टर्न द कॉर्नर, कंपनी जो है संकट से उबर गया है, टर्न द कॉर्नर। चलिए, एंड द थिंग्स ठीक है ना, आर लुकिंग बेटर या आर इंप्रूविंग फास्ट, और चीज अब तेजी से सुधर रहे हैं, ठीक है ना, इंप्रूविंग फास्ट। तो ये है टर्न द कॉर्नर। अगर कोई चीज अगर टर्न द कॉर्नर होता है तो वो कठिनाई से उबर जाता है, वो ओवरकम होता है, वो रिकवर होता है। चलिए, तो ये हमारा जो चीज है वो क्लियर है। टर्न द कॉर्नर का मतलब होता है कठिनाई से उबरना, इसका एक जो सही न होगा वो ओवरकम हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा। चलिए, हम लोग बात को आगे लेके चलते 12 में। टर्न ए न्यू लीफ, इसका मतलब क्या होता है? अगर आप टर्न न्यू लीफ करते हैं तो आप अपना व्यवहार को अच्छा करते हैं और पॉजिटिव वे में करते हैं, रेस्पॉन्सिबल वे में करते हैं, स्वयं को सुधारना। टर्न ए न्यू लीफ का मतलब क्या होता है? स्वयं को सुधारना, ठीक है ना। चलिए, टू इंप्रूव वन सेल्फ, टू एक्ट और बिहेव इन ए रेस्पॉन्सिबल वे, ठीक है ना। चलिए, हमको कहना है कि अब वो परिपक्व है ना, अब वो परिपक्व है और वो अपने आप को सुधारने के प्रति कटिबद्ध है, मतलब प्रतिबद्ध है, अब ठान लिया है कि वो अपने आप को सुधारेगा, हमको ऐसे कहना है ना। ही इज मेच्योर नाउ, कैसे लिखेंगे? ही इज, अब वो परिपक्व है, बड़ा हो गया है। ही इज मेच्योर नाउ, ठीक है ना। ही इज कमिटेड टू, अब वो कटिबद्ध है, मतलब ठान लिया है। ही इज कमिटेड टू, चलिए, टर्निंग, है ना, कमिट टू के बाद V4, कमिट टू के बाद V4, ठीक है ना, टर्निंग, है ना, ओवर ए, है ना, ओवर ए न्यू लीफ, टर्निंग ओवर ए न्यू लीफ। चलिए, इसका मतलब क्या है कि अब वो परिपक्व हो गया है और वो अपने आप को सुधारने के प्रति, है ना, प्रतिबद्ध है। बी कमिटेड टू का मतलब क्या होता है? प्रतिबद्ध होना, ठीक है ना। अगर आप किसी के प्रति कमिटेड टू हैं तो प्रतिबद्ध है। प्रतिबद्ध का मतलब है कि ठान लिया है कि हमको ये काम करना है, ठीक है, तो इसको कहते हैं प्रतिबद्ध होना। चलिए, हम लोग आते हैं इडियम्स नंबर 13 में आते हैं। करे क्या? थ्रो इन द टॉवेल। थ्रो इन द टॉवेल का मतलब क्या होता है कि आप हार मान लेते हैं। अगर आप थ्रो इन द टॉवेल करते हैं तो आप हार मान लेते हैं, स्ट्रगल करना बंद कर देते हैं, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन क्या होगा? टू एडमिट डिफीट, अबैंडन स्ट्रगल, आप अब हार मान लेते हैं। हमको कहना है कि जब टीम को जब आगे से लीड करने की बारी आई, कप्तान हार मान लिया। हमको ऐसा कहना है कि जब टीम को जब आगे से लीड करने की बारी आई, फ्रंट से लीड करने की बारी आई, तो कप्तान हाथ उठा दिया, मतलब थ्रो इन द टॉवेल कर दिया। हमको ऐसा कहना है। कैसे लिखेंगे? व्हेन इट केम टू ना लीडिंग द टीम फ्रॉम द फ्रंट, जब आगे से लीड करने की बारी आई, आप ऐसे समझे मोटा मोटी, जब आगे से टीम को लीड करने की बारी आई, द कैप्टन, ठीक है ना, थ्रू, पास्ट टेंस बनाना है तो थ्रो का क्या हो जाएगा? थ्रू हो जाएगा ना। चलिए, थ्रू इन द टॉवेल, तो कप्तान ने हार मान ली। चलिए, थ्रू एंड थ्रू, इसका मतलब क्या होता है? पूरी तरीके से, हर दृष्टिकोण से, कंप्लीटली। हमको ऐसे कहना है कि यदि कोई व्यक्ति अगर किसी मामले में थ्रू एंड थ्रू है तो वो पूरी तरह से है, उसमें कोई संदेह नहीं है ना, इन एवरी एस्पेक्ट है, हर एक रूप में है, पूरी तरह है वो। चलिए, हमको कहना है कि वो पूरी तरह से विलेन है। हमको कहना है वो पूरी तरह से खलनायक है, एकदम खलनायक है, 100% खलनायक, वो पूरी तरह से एक खलनायक है, एक खलनायक है। हमको ऐसा कहना है। कैसे लिखेंगे? ही इज अ विलेन, ठीक है ना। चलिए, ही इज ए विलेन, क्या है? थ्रू एंड थ्रू, पूरी तरह से, ठीक है ना। चलिए, क्या वो हमारा इडियम है? थ्रू एंड थ्रू। चलिए, थ्रू एंड थ्रू, वो पूरी तरह से, है ना, वो खलनायक है, मतलब कि हर एक दृष्टिकोण से वह खलनायक है। आइए, द स्मॉल आवर्स क्या होता है? देखिए, आधी रात से और सुबह 4 बजे तक का जो समय होता है ना, उसको हम कहते हैं स्मॉल आवर्स, है ना। ये बहुत, मतलब तड़के सुबह आप कहिए ना, मतलब भोर भोर एकदम, आप ऐसे समझिए एकदम भोरे भोर, है ना, जब आसमान में अभी लाइट नहीं आता है, और उस समय के पीरियड को कहते हैं द स्मॉल आवर्स। एक बार फिर से इसके एक्सप्लेनेशन को देख लिया जाए। द वेरी अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग, है ना, मॉर्निंग का सबसे जो सुबह आवर होता है उसको स्मॉल आवर्स कहते हैं। द टाइम बिटवीन मिडनाइट एंड 4 AM, है ना, 4 बजे सुबह से, आधी रात से और 4 बजे सुबह तक का जो समय होता है ना, इसको कहा जाता है स्मॉल आवर्स। चलिए, हमको कहना है कि उसे शनिवार के तड़के सुबह गिरफ्तार कर लिया गया। चलिए, उसे शनिवार के ना तड़के सुबह, मतलब एकदम भोरे भोर, है ना, तड़के सुबह गिरफ्तार कर लिया गया।
गिरफ्तार कर लिया गया। किसी व्यक्ति के बारे में कहना है, चलिए हमको कैसे कहेंगे, ही वॉज अरेस्टेड, ही वॉज अरेस्टेड, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। चलिए कब, आइएगा तो इन द स्मॉल आवर्स, है ना, इन द स्मॉल आवर्स, स्मॉल आवर्स है ना ऑफ सैटरडे मॉर्निंग, ऑफ सैटरडे मॉर्निंग। चलिए आपको पेपर में इसी तरह से चीज लिखा हुआ मिलेगा। आइए बात को हम लोग आगे देखते हैं, द टिप ऑफ द आइसबर्ग। देखिए आइसबर्ग का क्या है ना कि जब बर्फ जब पानी में जाता है ना तो वो पूरा तरह नहीं डूबता है, उसका कुछ भाग ऊपर में रहता है, ठीक है ना। आइसबर्ग अगर आप आइसबर्ग को अगर आप पानी में डाल दे, समुद्र में आप कभी देखिएगा बर्फ के चट्टान को तैरते हुए, तो उसका सारा भाग नहीं डूबता है, ऊपरी भाग जो होता है ना थोड़ा सा दिखाई देता है और निचला वाला भाग तो डूबा रहता है। तो जो दिखाई देता है ना वो तो समस्या का एक छोटा सा रूप है, बड़ा समस्या तो अभी नीचे में है, कहने का तात्पर्य है। अब यहाँ से हम इडियम्स के बारे में बात करते हैं। जो ऊपरी समस्या है वो तो छोटी समस्या है, हो सकता है कि बड़ी समस्या और आगे आने वाली हो, ठीक है ना। तो ये कहलाता है टिप ऑफ द आइसबर्ग, ठीक है ना। किसी समस्या का शुरुआत, हो सकता है कि समस्या बाद में और गंभीर हो जाए, इसको कहते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग। चलिए द बिगिनिंग ऑफ ए प्रॉब्लम। चलिए हमको कहना है कि पार्टी जैसे खत्म हो गया, पार्टी जैसे खत्म हो गया और किचन, गंदा किचन तो केवल आइसबर्ग का टिप था, अभी तो पूरा घरे गंदा था। हमको कहना है किचन तो केवल एक नमूना है, गंदगी का तो किचन एक नमूना है, हमको कहना है कि पूरा घरे गंदा था। इसको कैसे लिखेंगे, आफ्टर द पार्टी, आफ्टर द पार्टी, पार्टी के बाद अब क्या हुआ, जहां पर खाना बना है ना, द मेसी किचन, जो एकदम एकदम गंदा है ना, आप ऐसे समझिए, द मेसी किचन वाज, है ना, वो तो सिर्फ एक समस्या का एक छोटा सा भाग था, ठीक है ना। वाज है ना जस्ट, वाज जस्ट है ना द टिप ऑफ, वाज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये आइसबर्ग का क्यों टिप था, क्योंकि अभी पूरा घर तो बिगर इशू था, ठीक है ना। चलिए आइसबर्ग, चलिए इसी में लिख सकते हैं द हाउस वाज, द हाउस वाज, ठीक है ना। चलिए ए बिगर प्रॉब्लम, द हाउस वाज अ बिगर प्रॉब्लम, और बड़ी समस्या तो घर था, तो किचन तो केवल टिप ऑफ द आइसबर्ग था। चलिए इसके बाद है गो या फ्लाई ऑफ एट ए टेंजेंट। गो या फ्लाई ऑफ एट ए टेंजेंट, इसका मतलब क्या होता है कि आप बात कुछ और कर रहे हैं, बात कहीं कुछ और करने लगे, आप टेंजेंट से एकदम लाइन से एकदम भाग गए। आपका जो विचार है, आपका जो थॉट है, आपका जो एक्शन है ना, आप सीधे लाइन में चल रहे थे और वहां से आप सड़क के निकल गए, ठीक है ना। आप कहीं जा रहे थे और वहां से सड़क के निकल गए, ये होता है फ्लाई या गो ऑफ एट ए टेंजेंट। असंगत बातें करना, है ना, मुद्दे से भटक जाना। कैसे, इसका एक्सप्लेनेशन है टू टॉक इररिलेवेंटली, है ना। अगर आप कोई चीज को इररिलेवेंटली टॉक करते हैं तो आप मुद्दे से भटक जाते हैं। जैसे कहना है कि वो एक विचित्र टीचर है ना, एक समय बात करेगा मैथ का टीचर है तो मैथ के बारे में बात करेगा और अगले ही क्षण शेर के बारे में बात करने लगेगा, अपनी निजी समस्या के बारे में बात करने लगेगा, कोई और बात करने लगेगा। हमको यही बनाना है, कैसे लिखेंगे, ही इज अ वियर्ड, वियर्ड मतलब विचित्र, है ना। अगर कोई चीज अगर वियर्ड है तो विचित्र है, ही इज अ वियर्ड टीचर। चलिए है ना, ही इज अ वियर्ड टीचर। अब भाई कैसे विचित्र है, चलिए तो है ना, एट वन टाइम है ना, ही टॉक्स ऑफ मैथ्स, वो मैथ के बारे में बात करता है ना। चलिए एंड द नेक्स्ट, और आगे क्या क्या है भाई, एंड द नेक्स्ट, चलिए ही गोज ऑफ, ठीक है ना, ही गोज ऑफ एट ए टेंजेंट, भटक जाता है, एट ए टेंजेंट, ठीक है ना, ही गोज ऑफ एट ए टेंजेंट and starts talking lions, है ना, start talking लायंस, अब फिर वो शेर के बारे में बात करने लगता है। तो चलिए ये सब बातें हैं, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। गो या फ्लाई ऑफ एट ए टेंजेंट का मतलब क्या होता है, असंगत बातें करने लगना, मुद्दे से भटक जाना, है ना। आप सीधा चलने के बजाय रास्ता अपना मोड़ चुके हैं, इसको कहते हैं गो ऑफ एट ए टेंजेंट, ठीक है। चलिए क्या सेंटेंस है, ही इज अ वियर्ड टीचर, भाई विचित्र टीचर है। कैसे विचित्र टीचर है, एट वन टाइम ही टॉक्स ऑफ मैथ्स, मैथ का टीचर है तो मैथ के बारे में बात करता है, एंड, ठीक है ना, एंड द नेक्स्ट, और अगला समय वो अगली बार क्या करता है, तो भाई वो सब मुद्दे से भटक जाता है। ही गोज ऑफ एट ए टेंजेंट एंड स्टार्ट्स टॉकिंग लायंस, और फिर वो लायंस के बारे में बात करने लगता है।
चलिए यहाँ पर अबाउट मिस हो गया है, अबाउट आप लिख दें। चलिए तो ये हमारा रहा गो या फ्लाई ऑफ एट ए टेंजेंट। चलिए इन टैंडम, इन टैंडम का मतलब क्या होता है, कोई काम आप एक साथ करते हैं तो आप इन टैंडम करते हैं, एक साथ, साथ साथ, आप ऐसा समझिए। इन टैंडम का मतलब होता है साथ साथ, अगर इसको सरल भाषा में कहे तो साथ साथ, एक साथ। चलिए टुगेदर विथ, जैसे कि ही एंड हिज ब्रदर, ही एंड हिज ब्रदर, चलिए आर रनिंग द बिजनेस, आर बिजनेस चला रहे हैं, आर रनिंग द बिजनेस, है ना, वो और उसका भाई जो है ना वो बिजनेस चला रहे हैं एट, है ना, सॉरी, इन टैंडम, है ना। चलिए इन टैंडम, वो एक साथ वो बिजनेस चला रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, टेकन अबैक। टेकन अबैक का मतलब चकित हो जाना। अगर आप किसी चीज को टेकन अबैक करते हैं तो आप चकित हो जाते हैं, सरप्राइज्ड। जैसे आई वॉज टेकन अबैक, सॉरी, मैं उसके व्यवहार पर चकित रह गया, हमको ऐसा लिखना है, ठीक है ना। मैं उसके व्यवहार पर चकित रह गया, कैसे लिखेंगे, आई वॉज टेकन अबैक, टेकन अबैक एट हिज बिहेवियर, मुझे उसके व्यवहार पर मुझे मतलब मैं उसके व्यवहार पर चकित हो गया। आई वॉज टेकन अबैक एट हिज बिहेवियर। चलिए वाइड ऑफ द मार्क, यदि कोई चीज अगर वाइड ऑफ द मार्क होता है तो वो चीज गलत हो जाता है, ठीक है ना। चलिए इनएक्यूरेट, इसके साइनों का ही एक्सप्लेनेशन कहिए, हमको कहना है उनका आकलन पूरी तरह से गलत हो गया, कुछ उन्होंने आकलन किया था, कैसे लिखेंगे, है ना, उनका आकलन, उनका आकलन, कोई चीज का आकलन उन्होंने किया था, ठीक है ना, पूरी तरह से गलत हो गया, हमको ऐसा कहना है। चलिए हम कैसे लिखेंगे, है ना, देयर एस्टिमेट्स, उनका जो आकलन था, देयर एस्टिमेट्स। चलिए ऐसे लिखेंगे, वर, है ना, वाइड ऑफ द मार्क, वर वाइड ऑफ द मार्क। चलिए तो बच्चों आज की इस वीडियो सेशन में हम लोगों ने टॉप 20 इडियम्स को देखा है। ये इडियम का एक नया सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट किया है और यह उसका वीडियो नंबर 1 है। आगे के दिनों में आपको और अच्छे इडियम्स के वीडियो आने अभी बाकी है। आप अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कर ले और अपने जानकारों के बीच इसे शेयर करें, ताकि आपकी तरह वो भी, है ना, एक अच्छी चीजों का बेनिफिट पा सके। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।